डिलीवरी के बाद प्रसूता की देखभाल को लेकर हमारे भारतीय समाज में कई तरह की प्रैक्टिसेस, कई तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं। पर क्या ये सारी प्रथाएं वैज्ञानिक और तार्किक कसौटी पर सही उतर पाती हैं? क्या सही है और क्या गलत है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक डॉक्टर होने के नाते एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि रखकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी प्रथाओं का अनुसरण करने से हमारे मरीज और हमको फायदा पहुंचेगा और कौन सी परंपराएं और कौन सी प्रथा हमारी प्रसूता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आखिर क्या सही है और क्या गलत है, क्या मिथक है और क्या सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर और वेलनेस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर और वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रसूता की देखभाल में हम सबसे पहले खान पान से संबंधित बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज में अक्सर ही हमें दो तरह के एक्सट्रीम्स देखने मिलते थे। एक तरफ हमें ग्रामीण अंचल की महिलाओं को देखने मिलता था जिनको डिलीवरी के बाद एक एक सप्ताह तक या 10 दिन तक पूरी तरह से भूखा रखा जाता था और इस दौरान उनको सिर्फ जीरा या अजवाइन का पानी दिया जाता था या फिर बहुत ही पतले स्वरूप में पानी स्वरूप में दलिया दिया जाता था एक एक सप्ताह या 10-10 दिन तक। दूसरी तरफ शहरी अंचल की महिलाओं को देखा जाता था जिनको बहुत ही गरिष्ठ भोजन दिया जाता था जिसमें घी उड़ेल उड़ेल कर खिलाया जाता था। तो कौन से तरह का खान पान डिलीवरी की तुरंत बाद सही है? या तो मरीज को भूखा रखा जाए या बहुत ही गरिष्ठ भोजन दिया जाए यह कहकर कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। कौन सा सही है? जी, ये दोनों ही तरह की प्रथाएं पूरी तरह से गलत है। डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन ऑपरेशन के बाद, मरीज को सुपाच्य, हल्का, संतुलित आहार दिया जाना अति आवश्यक है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसी दिन से और सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत अगर कोई भी और तरह की दिक्कत नहीं हो तो डॉक्टर की सलाह अनुसार आप तीसरे या चौथे दिन से पूरा खाना खा सकते हैं। जी हाँ, मरीज को एक थाली भरकर पूर्ण संतुलित और पोषक आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार का आहार जिस तरह से आप और मैं आम दिनों में खाते हैं। सुपाच्य आहार और संतुलित आहार से संबंध ये होता है कि खाने की थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, दही सब कुछ शामिल किया जाना चाहिए है। जी हाँ, ना तो रोटी से परहेज किया जाना चाहिए, ना ही चावल से, ना ही किसी भी प्रकार की और सब्जी से, चाहे वो फिर बैंगन हो या टमाटर ही क्यों ना हो। कई बार कहा जाता है कि अगर तुम रोटी खाओगी तो वो रोटी पेट में जाकर बच्चे को गड़ेगी, या अगर तुम डिलीवरी के बाद चावल खाओगी तो ठंडा होगा, शीत होगी और वो बच्चे को भी ठंड लग जाएगी। ये पूर्ण तरह से मिथ्या और गलत है। माँ को एक संतुलित और पूर्ण पोषक आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी कुछ खिलाया जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार हम लोग तो कुछ भी चीज से परहेज बिल्कुल भी करने को नहीं कहते हैं। मरीज को सामान्य मात्रा में नमक भी दिया जाना चाहिए। जी हाँ, चाहे सिजेरियन ऑपरेशन हुआ हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी के उपरांत कुछ टाके लगे हो, मरीज को आहार में उतने ही नमक की आवश्यकता होती है जितने की आहार में मेरे को या आपके जैसे किसी भी सामान्य व्यक्ति को आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सब्जी से परहेज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी किया, चावल, बैंगन, टमाटर, नमक, इन सबसे परहेज की आवश्यकता कतई नहीं है। और वस्तुतः तो अगर आप किसी भी तरह का परहेज करेंगे तो माँ को पूर्ण आहार नहीं मिल पाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो ना तो स्वस्थ हो पाएगी, ना बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर पाएगी, साथ ही साथ टाकों में पकने का भी खतरा बना रहेगा अगर उसको पूर्ण आहार नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेहद आवश्यक है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसी दिन से और सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत तीसरे या चौथे दिन से माँ को एक थाली भरकर पोषक आहार दिया जाए। दही को भी खाने में जरूर शामिल करना चाहिए है, क्योंकि वो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से माँ का डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र भी दुरुस्त रह पाता है। यूं तो मूंग की दाल खाने में बेहद ही हल्की सुपाच्य होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1.5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल का ही सेवन किया जाए। जो भी दाल आपको अच्छी लगती हो, जिसको आप आसानी से पचा सकते हो, सभी तरह की दालों का सेवन जरूर किया जा सकता है। एक बहुत ही मिथ्या या भ्रामक तथ्य फैला रहता है। कहा जाता है कि माँ ने ये खा लिया या माँ ने वो खा लिया, इस तरह की दाल खा ली, चावल खा लिया, इसकी वजह से बच्चे को दस्त लग गए हैं। तो आपके लिए यहाँ ये समझना अति आवश्यक है कि डिलीवरी के उपरांत नवजात शिशु के डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को सेटल डाउन होने में भी तकरीबन 1 महीने से 45 दिन का समय लगता है। इस दौरान बच्चा अगर दिन में 20 से 25 बार भी लैट्रिन कर रहा हो, हर बार दूध पीने के बाद भी लैट्रिन कर रहा हो, 10 जैसी पतली लैट्रिन कर रहा हो, तो वो भी नॉर्मल होता है।
और दूसरी तरफ अगर बच्चा एक एक सप्ताह तक लैट्रिन नहीं कर रहा है तो वो भी नॉर्मल की श्रेणी में ही आता है। इसके लिए माँ या तुरंत की प्रसूता को बिल्कुल भी जिम्मेदार ना ठहराए और उनके खाने पीने का पूर्ण ध्यान दें जिस तरह से आप अपने खाने का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं प्रसूता के खाने में घी की मात्रा की। जी हाँ, एक बहुत ही अहम सवाल। अक्सर डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद तक महिलाएं मेरे पास आती रहती है और ये बताती कि मैडम हमारा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, इसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया है और इसकी वजह से मेरा पेट लटक गया, पेट बाहर आ गया। पहले मैं बहुत स्लिम ट्रिम हुआ करती थी। तो आपको समझना होगा कि आपका जो वजन है या आपका जो पेट बढ़ा हुआ है वो आपके ऑपरेशन की वजह से तो कतई नहीं बढ़ा हुआ। आपका पेट बढ़ा हुआ, आपका वजन बढ़ा हुआ आपकी गलत जीवन शैली की वजह से, और खास तौर पर डिलीवरी के तुरंत बाद ही महिलाओं को बेहद गरिष्ठ और वसा युक्त यानी कि फैट से भरपूर भोजन दिया जाता है जिसमें उड़ेल उड़ेल कर उनको घी खिलाया जाता है। और यही घी बाद में वसा या फैट के रूप में, चर्बी के रूप में आपके शरीर में एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से आपका मोटापा जीवन पर्यंत बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप डिलीवरी के उपरांत भी स्लिम ट्रिम बने रहना चाहते हैं, अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप डिलीवरी के उपरांत संतुलित और पोषक आहार लें, पूरी थाली भर कर लेकिन घी की मात्रा ज्यादा कदापि ना लें। इनफैक्ट आपको पूर्ण 24 घंटे में सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच घी से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, सारे इसके सारे खाने और सारी मिठाइयों को मिलाकर। तीसरा मुद्दा जिस पे हम बात करते हैं, गुड़ और सोट के लड्डू। जी हाँ, भारतीय परंपरा के अनुसार डिलीवरी के उपरांत महिलाओं को हरीला पिलाया जाता है जिसमें ज्यादा मात्रा में गुड़ होता है, शुद्ध घी होता है, मेवे हो, सारे के सारे पोषक तत्व प्रसूता की सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं क्योंकि गुड़ में ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। और डिलीवरी के उपरांत नई नई बनी माँ को आयरन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से उनको जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स, जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये हरीला पिलाना या गुड़ या सोट के लड्डू खिलाना ये बहुत ही उत्तम प्रैक्टिस है और नई नई प्रसूता को गुड़ या सोट के लड्डू जरूर खिलाए जाने चाहिए, हरीला भी पिलाया जाना चाहिए। फिर चाहे वो सिजेरियन ऑपरेशन ही क्यों ना हो, सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत भी आप गुड़ या सोट के लड्डू का सेवन निश्चिंत होकर कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे इसके। बस इतना ध्यान रखिए कि इसकी सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें क्योंकि गरिष्ठ भोजन होते हैं तो इनसे आपको ताकत तो मिलेगी पर कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मात्रा में घी लेने से आपका मोटापा बाद में बढ़ने लगे। तो आप निश्चिंत होकर हरीला पी सकते हैं और गुड़ और सोट के लड्डू का भी सेवन कर सकते हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। खाने के बाद अब हम बात करते हैं पानी की। जी हाँ, नई नई डिलीवरी के उपरांत महिलाओं को हल्का सा कुनकुना पानी जिसमें जीरा या अजवाइन डालकर दिया जाता है वो दिया जाता है जिसका सेवन अति उत्तम होता है क्योंकि जीरा या अजवाइन के माध्यम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको जीरा या अजवाइन का पानी नहीं पसंद आ रहा तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ वही पानी लेना है। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि आपका पानी साफ और कीटाणु रहित हो। दोस्तों, अब खान पान के बाद हम बात करते हैं पहनावे की। जी हाँ, हम डॉक्टर से देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद से मई और जून की कड़कती दोपहरी में, कड़कती गर्मी में भी माँ के कान कसकर बांध दिए जाते हैं, उनको स्वेटर पहना दिया जाता है, शॉल पहना दिया जाता है, जुराबें पहना दी जाती, ये सोचकर कि कहीं से भी हवा घुस ना पाए। तो ये पूर्ण तरह से मिथक और पूरी तरह से गलत है। इस तरह से इतना ज्यादा गर्मी पैदा करने से मरीज के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, फिर मरीज को फीवर भी आ सकता है। तो इस तरह से मरीज को इतना ज्यादा ढांक ओढ़कर मरीज को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना करें। कहीं से कोई भी हवा जाने से आपके मरीज को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान जीवन पर्यंत नहीं पहुंचने वाला है। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अपनी दोनों डिलीवरी के उपरांत ना तो मैंने कसकर कान बांधे थे और ना ही शॉल या फिर स्वेटर पहने थे। कंफर्टेबल क्लोथिंग पहना जाना चाहिए और डिलीवरी के इतने सालों बाद भी मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ और किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है मुझे। तो अपने मरीज को कंफर्टेबल क्लोथिंग पहना के रखिए। और हाँ, बच्चे के लिए जरूर ध्यान रखिए कि बच्चे को हल्का सा गर्म रहना आवश्यक होता है, लेकिन मरीज को डिलीवरी के बाद उतनी तापमान की आवश्यकता होती है जितने किसी भी सामान्य व्यक्ति को जरूरत होती है। इसलिए उनको अतिरिक्त पहनाने की और कान बांधने की चेष्टा बिल्कुल भी न करें। हवा जाने से किसी भी प्रकार का नुकसान उनको कभी भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नहाने से। डिलीवरी के कितने दिनों बाद आप नहा सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के कितने दिन बाद या सिजेरियन ऑपरेशन के कितने दिन बाद? कई बार हमें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाएं 15-15 दिन तक नहीं नहाती हैं और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तो कई बार महिलाएं
टाकों की देखरेख से संबंधित डर को पाल के 40 से 45 दिन तक नहीं नहाती। ये प्रैक्टिसेस पूरी तरह से गलत है। अपने शरीर को साफ सुथरा और कीटाणु रहित रखना अति अति आवश्यक है। इसलिए डिलीवरी के उपरांत, नॉर्मल डिलीवरी के उपरांत, तो आप दूसरे दिन से ही अपनी नॉर्मल दिनचर्या पे लौट सकते हैं और दूसरे दिन से ही आप नहाना प्रारंभ कर सकते हैं हल्के कुनकुने पानी से। और सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत आप दूसरे या तीसरे दिन से हल्की स्पंजिंग करा सकते हैं। और जब आपके टाके निकल जाए, जब आपके डॉक्टर्स ठीक समझे, तो टाकों की देखभाल करते हुए आप फिर नहाना रिज्यूम कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि आप अपने टाकों को और अपने शरीर को साफ रखें, अन्यथा आपके टाकों में इंफेक्शन हो सकता है। इसलिए डिलीवरी के बाद से नहाना बेहद आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान। जी हाँ, डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, उसके तुरंत बाद से आधे घंटे से लेकर 1 से 1.5 घंटे के उपरांत शिशु को, नवजात शिशु को माँ का दूध मिलना ही मिलना चाहिए। ऊपर के दूध, पानी, शहद या ऊपर के दूध के डब्बे से पूरी तरह से परहेज करें। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग ही दिया जाना चाहिए। इससे बच्चा जीवन पर्यंत रोगों से सुरक्षित रह सकता है। डिलीवरी के तुरंत बाद पहले 2-3 दिन तक गाढ़ा पीला दूध निकलता है, जिसको कोलोस्ट्रम का नाम दिया जाता है। और अगर आपका बच्चा ये दूध लेता है तो उसको जीवन भर रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ये बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो ऐसा ना करें कि पहले 2-3 दिन गाढ़ा पीला दूध बच्चे को ना पिलाएं। शुरुआत से ही 1 से 1.5 घंटे के अंतराल के बाद से ही बच्चे को दूध पिलाना शुरू करें और हर 1.5 2 घंटे की अंतराल पर बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहें। इसमें बहुत मुख्य भूमिका रहती है अटेंडेंट्स की, जो साथ में महिलाएं होती हैं, उनको प्रसूता की मदद करनी चाहिए ताकि वो निसंकोच होकर, तनाव रहित होकर आराम से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सके। अब हम आखिरी में बात करते हैं मसाज या मालिश से संबंधित। हमारी भारतीय परंपरा में डिलीवरी के तुरंत बाद से ही प्रसूता को भी और नवजात शिशु को भी मालिश करनी शुरू कर दी जाती है। ये एक बेहद ही उत्तम प्रैक्टिस या उत्तम प्रथा होती है। मसाज करवाने से जहां शरीर में चुस्ती दुरुस्ती आती है, वहीं लचीलापन भी बना रहता है और साथ ही साथ आपको वजन कम करने में भी निश्चित तौर पर मदद मिलती है। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतरीन उपाय होता है। और मसाज करने के लिए आप किसी भी प्रकार के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नारियल के तेल का या जैतून तेल का या फिर कोई भी और बॉडी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि ज्यादा गर्मी पड़ रही तो सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सरसों के तेल से कभी कभी ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, इसकी वजह से शरीर में रैशेस आ सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी नॉर्मल तेल का इस्तेमाल मसाज के लिए कर सकते हैं। और शरीर पर मालिश करवाना आप डिलीवरी के बाद 4-5 दिन से लेकर 10 दिन के अंतराल के बाद शुरू करवा सकते हैं, जो आप नियमित तौर पर 1.5 से 2 महीने तक जरूर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि डिलीवरी के तुरंत बाद हमारी प्रसूता के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। परंपराओं को वैज्ञानिक कसौटी पर हमने परखा और जाना समझा कि जो परंपराएं हमारे लिए बेहतरीन, लाभकारी हैं, हमारी मरीज के लिए उत्तम है, उनको हमेशा हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए है। और जो परंपराएं हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे मरीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई वैज्ञानिक जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसको अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ध्यान से लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल है तो बेझिझक होकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। सी यू ऑल वेरी सून।